पिताजी ने मुझे शर्माते हुए खत लिखा कि आपसे बिना कहे पूछे दादी जी की इच्छाओं के अनुरूप आपका शादी मैंने सेट कर दिया है और दशहरे में लोग आने वाले हैं तो आप आ जाइएगा। तुम साइंस कॉलेज में पढ़ रहा है और तुम ओवरसियर बनेगा, तब जाके कहीं हमने ये केसरी रंग सजाया है। श्रोताओं नमस्कार, और आज हमारे स्टूडियो में हैं हमारे विशेष मेहमान वरीय कोषागार पदाधिकारी सरलेखा पदाधिकारी गोपालगंज शशिकांत आर्य सर। सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मौका दिया मुझे रेडियो वर्षा में, और मैं अपने तरफ से आपके सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना पेश करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा कि वक्त बहुत कम होता है, आपके पास काम बहुत ज़्यादा है। तो आज हम अपने श्रोताओं से सर का परिचय कराएंगे और सर के बारे में भी जानेंगे, व्यक्तिगत चीज़ें भी जानेंगे, जिससे जो हमारे श्रोता देख रहे हैं इनकी ज़िंदगी से प्रेरित हो। तो पहला सवाल ये है सर कि कैसे शुरुआत हुई, आप प्रशासनिक क्षेत्र में आए, आप अपने गांव के बारे में बताइए, अपने शुरुआती आरंभिक जीवन के बारे में कुछ हमारे सुनने वाले और देखने वालों को बताइए। जी मैं मूलतः कैमूर ज़िला बिहार से बिलोंग्स करता हूँ। शुरुआती पढ़ाई मेरी गांव से ही हुई थी, और उस समय जिस समय हम लोग मैट्रिकुलेशन 92 में किया था मैंने, तो कोई ख़ास लक्ष्य मेरा नहीं था कि मैं प्रशासनिक सेवा या प्रशासनिक कार्यों के लिए बना हूँ। कारण जो भी हो, आदमी जैसा माहौल में पला बढ़ा होता है वैसे ही उनके ख्वाब होते हैं, और इसीलिए मैं आज जब भी किन्हीं बच्चे से मिलता हूँ या संबोधित करता हूँ तो ये ज़रूर कहता हूँ कि हो सके तो सपने बड़े देखें। और हम लोगों ने शुरुआती दौर में बहुत छोटा सपना देखा था, और ख़ास करके हमारे गांव में एक ओवरसियर साहब हुआ करते थे। जब वो आते थे तो उनके आगे पीछे लोग घूमते थे, तो परसेप्शन ऐसा बना था कि ओवरसियर साहब बहुत बड़े आदमी हैं। वही परसेप्शन लेकर के मैं 92 में गांव से जब बाहर निकला, और 92 में मैट्रिक में मैं अपने ज़िले का टॉपर था, और संयोग से मुझे पटना यूनिवर्सिटी में चांस मिला पढ़ने का ISC में। और उसी पढ़ने के दौरान एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या बनना चाहते हो। ये बड़ा मज़ेदार है। तो मैंने बोला कि यार मुझे तो ओवरसियर बनना है। वो तपाक से मेरे गाल पे एक चाटा मारा, तुम साइंस कॉलेज में पढ़ रहा है और तुम ओवरसियर बनेगा। तब मेरे समझ में नहीं आया कि इससे आगे क्या होता है। फिर उसने मुझे धीरे धीरे बताया कि यार कमीशन होता है, BPSC है, UPSC है, तुम बड़ा बनने का सोचो ना। उस दिन से मैंने अपने सपनों को साकार करने में अपने को समर्पित किया, और आज हूँ यहाँ पे बस। जी। सर इसी से एक और बात आती है कि आपने एक छोटा सा लक्ष्य रखा, आपके दोस्त ने फिर आपको रास्ता दिखाया, फिर उसके बाद से क्या चैलेंजेस रहे सर? क्योंकि ये अचानक से लक्ष्य मिलने के बाद चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं। जी हाँ। सही बात है, और मैं बोलना चाहूँगा कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो मैंने अपने आप को ही चुनौती दिया कि बेटा अब आगे आपको बढ़ना है, करना है। और संयोग से और मेरी जो सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता थी, वो शुरू से ही काफ़ी अच्छी थी, और मैंने अपने आप को जल्दी ही ढाल लिया उस माहौल में। और अंडर एज में ही मैंने BPSC 43वीं और 44वीं दोनों का इंटरव्यू दिया, जो कि खासा मेरे लिए उत्साहित करने वाली बात थी। और ठीक सिमिलर 44th BPSC के एग्ज़ाम के साथ मैंने अपने ये जिस वर्तमान सेवा में हूँ, बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा, इसको क्वालिफाई किया, और उसके बाद मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। इसलिए BPSC में मैं असफल नहीं हुआ हूँ, यह रिकॉर्ड मेरे साथ है। क्या बात है सर, आपने 2 बार अंडर एज इंटरव्यू दिया, फिर 44वीं में सेलेक्ट हो गए। 44वीं के सिमिलर। ओह, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, और ख़ासकर जो नए एज के देख रहे हैं। आप
सर से इंस्पायर हो सकते हैं। अच्छा सर, ये तो पढ़ाई लिखाई की बात हुई। होता ये है कि जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारी और भी कहानियाँ बनती रहती हैं, पैरेलल जो चलती हैं। कोई आपको ऐसी कहानी याद आती है, कोई दोस्त या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमेशा याद करते रहते हैं? पढ़ाई के दौरान हम लोग बचपन में बहुत शरारती थे। मुझे याद है कि जब हमारा मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम हो रहा था और ठीक एक दिन पहले हम सभी दोस्त मिल कर के क्रिकेट खेल रहे थे। उसी दरमियान हमारे प्रिंसिपल सर ने हम लोगों को बुलाया चैम्बर में और कस कर के डांटा। प्रिंसिपल सर नहीं थे, हम लोग को जो मैथ पढ़ाते मुनीलाल सर नाम था, और हम लोग को बहुत मारे भी। तो मुझे बहुत आज भी वो याद आता है कि कितने हम लोग केयरलेस थे पढ़ाई के प्रति। लेकिन केयरलेस वो नहीं थे, वो हम लोगों का एक मनोरंजन का साधन था। जितना पढ़ना था उतना हम लोग ज़रूर पढ़ते थे। लेकिन वो मज़ेदार वाक़या मुझे आज भी याद आता है, बहुत हंसी भी आती है। सर, यहाँ मैं एक सजेशन चाहूँगा, जो हमें देख रहे हैं नौयुवा भी बहुत सारे जुड़ते हैं हमारे साथ। तो आज के जो युवा है, इसके हमारे ज़माने में, आपके ज़माने में क्रिकेट ही था जो हमें डिस्टर्ब करता था। आज तो हज़ारों चीज़ें हैं। तो उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे जो आज के युवा है? जीवन में सब कुछ करना है ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन लक्ष्य को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। लक्ष्य जब निर्धारित कर लें तो हमेशा उसी के इर्द गिर्द आपको काम करना है। एम द टारगेट एंड हिट द टारगेट। अब कैसे हिट करना है उसके लिए आपको सोचना है। बाकी ये जो चीज़ें हैं, मोबाइल है, मूवी है, खेल है, वो आपका मनोरंजन का साधन है। वो आपके दिमाग को फ्रेश करता है। उसको फ्रेशनर के तौर पे लेना है, न कि उसमें बैडली इन्वॉल्व हो जाना है और अपने आप को लक्ष्य से भटका देना है। तो आप सब करिए, लेकिन अपने लक्ष्य पर निर्धारित रहें। सर, अभी आप वरीय कोषागार और लेखा पदाधिकारी दो प्रभार है, इतना हेक्टिक होता है। मैं समझ सकता हूँ जब हम लोग इतना छोटा सा वर्क कर रहे हैं, आप तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी आप बहुत बड़ी निभा रहे हैं। तो कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि मैं उन श्रोताओं को भी आपके माध्यम से संदेश दिलाना चाहता हूँ जो वर्किंग है, और कैसे मैनेज करते हैं आप पूरे दिन को, और क्या क्या रहता है इसमें? कहीं हमने पढ़ा था पल्लव जी कि हर कामयाब आदमी खुश नहीं हो सकता है, लेकिन खुश रह कर के जो काम करता है वो कामयाब ज़रूर होता है। और मेरे कामयाबी के पीछे भी मेरी खुशी है। खुशी इस बात की कि मैं सामने वाले जो भी व्यक्ति हैं, अगर हमसे कुछ इच्छा जाहिर करते हैं, हमसे कुछ चाहते हैं या अपना काम कराना चाहते हैं, किसी तरह से समस्या लेकर के आते हैं, तो मैं बगैर समय गंवाए उनका काम करता हूं प्राथमिकता के आधार पर के। खास करके हमारे कार्यालय में जो पेंशनर होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, मैं उनका काफ़ी सम्मान करता हूं। और मैंने जीवन में अपने लिए एक लक्ष्य रखा है कि अगर भगवान कहीं हैं, अगर उनका अस्तित्व है, तो वो किसी न किसी रूप में, इंसान के रूप में ही हमारे साथ रूबरू होंगे। वो सोच करके मैं सभी लोगों का, चाहे कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़े हों, नागरिक हों, अधिकारी हों, सबको एक समान समझता हूं और सबको इज्जत देता हूं। और मुझे उसमें बहुत ही खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। वैसे भी अगर एक आदमी की परिभाषा पूछी जाए कि आदमी क्या है, तो एक आदमी के सर्वमान्य परिभाषा ये है कि ये मैन इज ए वर्कर। चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे राष्ट्रपति ही क्यों न हो, प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, हम सभी वर्कर हैं। इस नाते सभी समान हैं और ऐसा बिहेव करना चाहिए। मैं अपने तरफ से भी मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे प्रेम करें। कितनी सिंपल सी सोच और कितनी प्रभावी सोच है सर आपकी, बहुत अच्छी। कि हमें अपना काम करना चाहिए, लोगों का सम्मान करना चाहिए। सर, जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं आपके बारे में, मैं भी जानता हूं, मैंने अभी जानना शुरू किया कि आप कला के क्षेत्र में भी बड़े इंटरेस्ट रखते हैं और उतना ही आप खूबसूरत बोलते हैं, गाते भी हैं। तो इसके प्रति रुझान क्या बचपन से था कि बाद में ये शुरू हो गया? एक बार फिर से थोड़ा सा आपने पूछा था कि आपके पढ़ने के दौरान क्या क्या बातें होती थी। जब हम लोग मिडिल क्लास में थे, उस समय जो वीडियो होता था ना, सीडी वाला वीडियो, मोटा वाला, वो ज़माना था। और हम लोग अक्सर जो दोपहर के बाद का क्लास होता था वो बंक मारते थे। हमारे यहाँ एक छोटा सा गोला है, मतलब वहाँ मार्केट है, वहाँ पर एक वीडियो का लगाया था। और
प्रत्येक दिन जा कर के वो फिल्म देखते थे। तो वो देखते देखते गीत भी जुबान पे याद रहने लगे और गीत को गुनगुनाते गुनगुनाते आवाज़ भी पता नहीं कब सुधर गई। तो आज लोग पसंद करते हैं और मैं खुद गीत लिखता भी हूँ, गीत गाता भी हूँ और साथ साथ मैंने मंच संचालन का कार्य भी बखूबी किया है। इससे पूर्व मैं जहाँ शेखपुरा ज़िला में था तो लगातार 7 साल तक मैं उस ज़िला का हर छोटा बड़ा कार्यक्रम को स्वयं मंचासीन किया और मेरे ही निर्देशन में वो सारे कार्य होते थे। यहाँ भी मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं कला से जुड़े चीज़ों को देखूं और मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतरता हूं। चाहे कलाकारों का चयन करना हो, बच्चा को और आगे ले जाने की बात हो, नए लोगों को मौका देने की बात हो, तो इस काम को मैं काफ़ी ईमानदारी से कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि आप ये सवाल मुझसे किए। सर, आपने कहा कि आप गाना भी अच्छा गाते हैं, लिखते भी हैं, तो हम थोड़ा आपको कष्ट भी देंगे कि अपने श्रोताओं को, देखने वालों को एक गाना भी आपसे सुनवाएंगे। तो कोई एक गाना आप सुनाएं ज़रूर। माह अगस्त एक जश्न आज़ादी का ये महीना है और हम सभी ने अभी जस्ट सेलिब्रेट किया है अपने स्वतंत्रता दिवस को। और एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि आपके सामने जो आरजे पल्लव हैं, इनको हमने मौका दिया स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। इनके स्वर लहरियों की गूंज हमारे स्टेडियम में काफ़ी गूंजी। तो मैं आज़ादी से संबंधित ही गीत आपको सुनाना चाहूँगा। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों से जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने ये केसरी रंग सजाया है। क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया सर। और ये आप जो कला के क्षेत्र में आप लिखते भी हैं, गाते भी हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये किस तरह से हेल्प करता है ज़िंदगी में? जी, कहते हैं कि हम जो भी करते हैं वो सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे परिवार का है, मेरे समाज का है, हमारे दोस्त के लिए है। लेकिन कला जो है ना, वो सिर्फ आपका अपना है। जी। और ये आपको खुशी देता है। जी। इस खुशी का साझीदार या साझेदार कोई नहीं है। और यही प्रेरित करता है। जी। मेरे खुशी के पीछे भी यही है। आप जब कुछ लिखते हैं, कुछ नया इन्वेंशन करते हैं, प्रयोग करते हैं, या आपकी कविताएं पूरी होती हैं, गीत पूरे होते हैं, यकीन मानिए आपको बहुत खुशी मिलती है। मैं उसी खुशी के तलाश में लिखते रहता हूँ। क्या बात है सर। तो कुछ लिखा हुआ सुनाएंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं दरअसल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों से काफ़ी प्रभावित हूँ और उनको समर्पित कई गीत मैंने लिखे हैं। बहुत सारे गीत, मतलब प्रत्येक 14 अप्रैल को जब बाबा साहब का ये दिवस मनाया जाता है, जन्म दिवस, उस अवसर पर मैं प्रत्येक जन्म दिवस पे एक नया गीत ज़रूर लिखता हूँ। और ऐसे भी गाहे बगाहे कुछ कविताएं, गज़ल वगैरह जिला के जो मानचित्र पे कुछ कुछ किताबें छपती हैं, उस पे भी मैंने लिखा है। तो बाबा साहब को संबोधित एक गीत में जो पिछली बार गाया था यहाँ आपके अंबेडकर भवन में, मैं उसको गुनगुनाना चाहता हूँ। एक चर्चित फिल्म के धुन पे, कभी कभी तो धुन भोजपुरी भी होता है और हिंदी गीत का भी होता है। जी। बगैर धुन के तो कोई गीत बनता नहीं है और मैं गीतकार हूँ, संगीतकार नहीं। क्षमा चाहेंगे कि किसी फिल्मी धुन पे एक गीत है। मेरे भीम बाबा का ये असर है, मेरे भीम बाबा का ये असर है पीने
को पानी और रहने को घर है, मेरे भीम बाबा का ये असर है। क्या बात है सर, आपको सुन के लगता है कि सुनता रहूं और बहुत मज़ा आता है जब दो लोग बैठ जाते हैं एक ही क्षेत्र में, थोड़ा इंटरेस्ट रहे तो सर अब बातों को अगर हम आगे बढ़ाएं तो जिस तरह आज का परिवेश है, इंसान जो है आपाधापी में चल रहा है, ऐसे में कला भी प्रभावित है, लोग भी प्रभावित हैं, हम सब प्रभावित हैं। ऐसे में इस परिदृश्य के लिए इस वक्त जो चल रहा है, इस बारे में आपकी क्या दृष्टिकोण है जो समाज को आप चाहें कहना? अभी जो वैश्विक समाज का जो दौर चल रहा है, एक तरह से एक पूरा हिंदुस्तान कहें या पूरा विश्व कहें, एक बाज़ार है और इस बाज़ार में हम जो हैं बिक रहे हैं, कहीं ना कहीं बिक रहे हैं। तो हमको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि जो शिक्षा है अपने बच्चों को ज़रूर दें, ताकि वो इस काबिल हो कि अच्छा और बुरा क्या है वो समझ सके। ये जो मोबाइल है या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, ये किसी न किसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए अगर इसका दुरुपयोग करते हैं तो आप कैसे इसका पढ़ाई से इस्तेमाल करें, पढ़ने के लिए करें, न कि इसमें छेड़छाड़ करके कहीं गलत जगह पर फंस जाएं। दूसरा है कि समाज में आजकल धर्म जाति के नाम पर बहुत सारे अफवाह भी फैलाए जाते हैं, तो वो अफवाह भी आपको इस मोबाइल पे मिलते रहते हैं, तो उस पर ध्यान न दें। अपना ध्यान अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर दें और अपने रोज़गार पर दें। चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, अपने काम पर ध्यान दें। ज़्यादा दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं है और लोगों के बहकावे में ना आए। जहाँ मन तहाँ आप झंडा उठा करके ना चल दें, लाठी डंडा उठा करके ना चल दें, सुनी सुनाई बात को ही सच न मान लें। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप देखे हैं, अभी चंद्रयान 3 हमारा लैंडिंग किया है चांद पे। ये किस चीज़ को संकेत देता है कि आज भी विज्ञान है, कहीं धर्म नहीं है। धर्म को मानना हमारा आस्था का विषय है, लेकिन विज्ञान ही सच है। इस बात को चंद्रयान ने साबित किया है और इससे हम लोगों को भविष्य में बहुत सारे फ़ायदे भी मिलने वाले हैं। और शिक्षा के महत्व को भी बताया है चंद्रयान 3 ने। उन तमाम वैज्ञानिकों को मैं आपके चैनल के माध्यम से सैल्यूट करना चाहूँगा कि जिसने अपने जानकारी, अपने हुनर, अपने ऊर्जा का इस्तेमाल करके इस मिशन को कामयाब किया। किसी ने कैमरा बनाया, किसी ने उसका उपकरण बनाया, किसी ने कार्यालय में रह कर के कार्य किया। कई लोग, कई हज़ार लोग इसमें लगे हुए थे। ये शिक्षा की देन है, यही शिक्षा का महत्व भी है। इसलिए मैं बार बार शिक्षा पर बल देता हूँ कि अगर आप शिक्षित होंगे तो आपका सारा भविष्य आपका शिक्षा पे टिका हुआ है। विषय से इतर मैं बताना चाहूँगा कि सप्ताह में एक दिन ही सही बच्चे पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप कितना बिजी रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, लेकिन बच्चा पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा हो सकता है कि किसी दूसरे राह पे चले। इसलिए बच्चे पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे प्रसन्नता हो रही है बताते हुए दर्शकों को, आपको भी, कि और मेरे 2 बच्चे IITian हैं। क्या बात है अभी दोनों वर्तमान में कानपुर में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या बात जी जी। तो मैं उसी पे आ रहा था कि आप एक पिता भी हैं, उसका भी रोल निभा रहे हैं। आपने खुद ही बताया कि IITian है। इस दौर में एक पिता बनना भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। बच्चों को संभालना, बच्चों को देखना, उन्हें सही लक्ष्य तक ले जाना। तो इस विषय पर क्या आपकी राय है? थोड़ा मैं और गहराई से जानना चाहता हूँ। जी, वही मैं बता रहा था कि आप बहुत बिजी रहते हैं, ठीक है, माना अभी समय भी है और रोज़गार की समस्या है। लोग चाहते हैं कि पैसा कमाएं किसी भी सूरत में, और बच्चों के लिए ही सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि उससे हट करके एक दिन कम से कम समय निकालिए। ऐसे तो प्रत्येक दिन अगर आप घर में रहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको ध्यान देना चाहिए, और नहीं तो सप्ताह में कम से कम एक दिन ज़रूर बच्चों को दें।
बच्चों के साथ मित्र बने, न कि पिता बने। आप अगर मित्र बन जाएंगे तो बच्चे अपने विद्यालय की समस्याएं, अपने पठन पाठन से रिलेटेड समस्याएं आपसे शेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमको आगे उनके लिए क्या करना है। माता पिता के रूप में खुद पढ़ने की भी ज़रूरत है। सभी घर के जो गार्जियन हैं या पिता हैं उतने सक्षम नहीं हैं कि बच्चों को ट्यूशन करा सके, इसलिए पढ़ना भी पड़ेगा। माता को भी पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं कि माता जो है प्रथम गुरु होती हैं, और यहाँ मैं फिर गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि हमारे बच्चों की परवरिश में उनकी माँ का ही रोल है। कोई ऐसा दिन नहीं है अभी तक कि 4 बजे सुबह वो न जगती हूँ। क्या बात। तो ये माता पिता दोनों को बच्चे के साथ रोल निभाना पड़ेगा। तो अब तो मुझे और व्यक्तिगत जानने की उत्सुकता हो गई कि मैडम के बारे में भी कुछ ज़रूर हमारे श्रोताओं को बताएं जिससे वो इंस्पायर हों। जी, मेरी पत्नी भोजपुर से हैं, मैं कैमूर से पहले बताया आपको। और हम दोनों की शादी हमारे जॉब से पहले हो गई थी। ये एक और मज़ेदार चीज़ है। रीज़न ये था कि मेरी दादी ऑन डेथ पोजीशन थी, और उस वक्त मैं पटना यूनिवर्सिटी में जैसा कि बताया पढ़ रहा था। अचानक खबर आई कि दादी बीमार हैं, और दादी की इच्छा है कि पोता क्या शादी हो जाए हमारे जीते जी। तो बहुत मज़ा आएगा आपको ये जानते हुए कि मेरे पिताजी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हाई स्कूल से, और काफ़ी मतलब मैं उनका छाप हूँ। वो मुझसे 1000 गुना बहुत बड़े दिल के इंसान थे। बहुत आज नहीं है, मैं अफसोस करता हूँ आज, लेकिन उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। उस सब आज मैं जो भी हूँ अपने माता पिता की बदौलत हूँ। पिताजी ने मुझे शर्माते हुए खत लिखा कि आपसे बिना कहे पूछे दादी जी की इच्छाओं के अनुरूप आपका शादी मैंने सेट कर दिया है, और दशहरे में लोग आने वाले हैं, तो आप आ जाइएगा। और हमसे पूछेंगे, पर मैं जानता हूं कि आपके लिए दिक्कत वाली बात है, आप अपना विचार भी दे सकते हैं। तो मैं चूँकि अपने पिता का एकमात्र पुत्र हूं, मेरी 4 बहनें हैं। जी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका मैं जवाब क्या दूं। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, और चूँकि दशहरा में सभी लोग घर जाते हैं तो मैं भी घर गया, और उस तरह से मेरी छेका भी हो गई ग्रेजुएशन में ही। और बाद में पत्नी के समर्पण और उनके सहयोग से मैं लगातार पढ़ता रहा। कहीं कोई रुकावट उन्होंने पैदा नहीं की, इसलिए उनका जितना भी प्रशंसा किया जाए बहुत कम। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि आपके ज़िंदगी के जो किस्से हैं बड़े मज़ेदार हैं। और इसके साथ साथ मैं अभी जो आपका अभी प्रेजेंट कंडीशन चल रहा है लाइफ में, तो काम करने के बाद गीत लिखते हैं या गाना गाते हैं, किस तरह से आप अपना वक्त गुजारते हैं जब आप फ्री होते हैं? वैसे कम ही रहते हैं, लेकिन तब भी लोग गलत कहते हैं कि मुझे वक्त नहीं है, और मुझे पता है कि मेरे जितना काम भी किसी को नहीं है। ये मैं किसी घमंड से नहीं बोल रहा हूँ। ज़िले भर के तमाम ऑफिसों का निपटारा करना, किसी दिन जांच में निकल जाना, अपने आदरणीय जिला पदाधिकारी द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करना, ये सब करने में मतलब 7-8 बजना ही है। 6 बजे से पहले मैं कभी ऑफिस से घर नहीं गया हूँ। तो वक्त निकालना पड़ता है, और वक्त सबके पास है, मैं ये कहना चाह रहा था। और मैं अपने खाली वक्त का, जैसे कि आप कह रहे हैं कि क्या करते हैं, कोशिश करता हूँ गीत संगीत में ही अपने आप को ढालूं। अभी कल ही मैं स्टार मेकर ऐप पे गाना गाता हूँ, तो एक गाना भी रिकॉर्ड किया था। मैं उसको आपके चैनल पे सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल सुनाइए। मुड़ के देखो
क्या बात है सर। बहुत और ये सबसे बेहतर है वक्त गुजारने का तरीका। बातें इतनी हैं कि मैं करता जाऊंगा और शायद बातें कभी ख़त्म ही ना होंगी हमारी, लेकिन फिर भी वक्त आपके पास भी बहुत सीमित है और आप वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो आए हैं। आखिरी में मैं यही आपसे पूछना चाहता हूं या आपसे संदेश दिलवाना चाहता हूं, जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए एक आखिरी संदेश इस इंटरव्यू के दौरान आप क्या देंगे? सभी श्रोतागण जो भी हैं, दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, सबको एक बार फिर से मेरा प्रणाम और आभार पल्लव जी का कि आपने मुझे मौका दिया। संदेश देने के काबिल मैं हूँ नहीं, बस मैं इतना ही जानता हूँ कि अपने हर कार्य को, चाहे काम छोटा हो बड़ा हो, आप शिद्दत से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, खुश रहिए, अपने स्वयं भी और अपने लोगों के साथ भी खुश रहिए। कभी टूटे मन से काम मत करिए। मैंने पहले भी बोला कि खुश रहकर किया गया कार्य जो है हमेशा सफल होता है, इसलिए अपना काम करते रहें, एंजॉय करते रहें। सर, इतना डाउन टू अर्थ होने के लिए तो पहले थैंक यू। आप संदेश देने लायक हैं और आपने क्या खूबसूरत संदेश दिया है। मैं इस आशा और इस निवेदन के साथ ही ये इंटरव्यू एंड करूँगा कि फिर कभी आप आइए और हम सभी को और हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को फिर से मौका दीजिए, ये वादा कीजिए, तब मैं इंटरव्यू एंड करूँगा। मेरी खुद की जिज्ञासा अभी बनी हुई थी कि हम लोग यहाँ पर एक सेटअप करेंगे साउंड सिस्टम का, और मैं लाइव आपके चैनल पे गाना गा के सुनाऊंगा आपके दर्शकों को। क्या बात है। तो वादा जितना मैंने अपेक्षा की थी उससे बड़ा मिल गया है, तो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोता हैं, सुन रहे हैं, जो दर्शक हैं, देख रहे हैं, उनको बहुत कुछ मिला होगा आज की इस इंटरव्यू में। मुझे खुद बहुत इंस्पिरेशन मिला। तो आज के लिए इतना ही। सर का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे स्टूडियो आए, रेडियो वर्षा के स्टूडियो को इतना वक्त दिया। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका भी। नमस्कार।